हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। चैप्टर 3 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, कार्यपालिका कानून लागू करना। ये जो चैप्टर है ये है नागरिक शास्त्र का चैप्टर और ये कक्षा 7 की पुस्तक का चैप्टर है जो कि SCERT यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, काफी सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। काफी क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। आप यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, पॉलिटी आता है, तो आप इन बुक्स को जरूर पढ़ें। तो हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, और 1 और 2 भी अपलोड किया जा चुका है। कक्षा 6 की कंप्लीट बुक चैप्टर वाइज अपलोड की जा चुकी है, तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखें। ऊपर आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। हेलो लर्नर्स, अगर आप सीटेट, यूपी टेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी पर प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। प्लस पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इतना ही नहीं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, और आप अपने मनचाहे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस बैच कोर्स यूपी टेट 2021 के लिए स्टार्ट हो रहा है और ये जो प्रैक्टिस बैच कोर्स है ये 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक यूपी टेट की तैयारी नहीं की है या प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है ड्यूरेशन 2 ड्यूरेशन में बटा हुआ है, 6 महीने और 12 महीने। इसमें आप 6 महीने के अंदर, मान लीजिए आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप 6 महीने के अंदर जितने भी टेट की आते हैं या टेट के बैच कोर्स आते हैं उन सभी को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको 699 दिख रहा है या 899 दिख रहा है, इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा रेफरल कोड यूज़ करने पर, और ये फाइनल प्राइस हो जाएगा 567 फॉर 6 मंथ्स और 729 फॉर 12 मंथ्स। आपको रेफरल कोड में यूज़ करना है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। मेरी फ्री लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी पर। ये भी अनलॉक होंगी इसी रेफरल कोड को यूज़ करने पर। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। जहां पर मैं आपको यूपी टेट के प्रीवियस ईयर और नए MCQs की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। हिंदी, EVS और SST आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी लाइव क्लासेस और सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स भी पढ़ सकते हो, जो कि रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी उसमें पा सकते हो। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं, कार्यपालिका के बारे में समझ लेते हैं। कार्यपालिका का काम होता है, क्या होता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कानून लागू करना। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियमों, कानून को लागू करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा पारित नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। क्योंकि भारत संघ राज्य है, इसीलिए संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कार्यपालिका की व्यवस्था है। ठीक है, संघ यानी कि केंद्र स्तर पर भी है, केंद्र की कार्यपालिका भी है और एक राज्य की कार्यपालिका भी है। केंद्र की कार्यपालिका पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, लागू करती है, और जो राज्य की कार्यपालिका है वो राज्य के लिए करेगी। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, इसमें हमारे सबसे पहले भारत के प्रथम नागरिक जिसे हम कहते हैं वो है भारत के राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका, संघ मीन्स केंद्र की, यानी कि पूरे भारत की जो कार्यपालिका है, जो पूरे भारत के लिए नियमों और कानूनों को लागू करता है, ठीक है, उसकी कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो एक क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जा सकता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान इनमें से कौन होता है। ऑप्शन में हो सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो आपका सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में निहित होती हैं। ठीक है, एक नाम मात्र का कह सकते हैं प्रधान है राष्ट्रपति, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसको मिली है, वो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में
निहित होती है। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं कि कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, कौन कौन भाग ले सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। कल हमने बताया था जो लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 में कि राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद हैं, वो भी आप ध्यान रखें। जैसे हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, तो आप अनुच्छेद 52 को जरूर ध्यान रखें। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। क्लियर? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सम्मिलित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, संसद के दोनों सदनों के कौन? निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य और निर्वाचित सदस्य में अंतर है, क्योंकि जो सदन है जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, वहां पर कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत यानी कि चुने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं कुछ मनोनीत सदस्य, तो वो लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो सकते, निर्वाचन में शामिल नहीं हो सकते। सिर्फ कौन होंगे? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जिनका निर्वाचन यानी कि जिनको वोट देके चुना गया है, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि से हो या फिर अप्रत्यक्ष विधि से। क्लियर? जैसे लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष विधि से आते हैं और राज्यसभा के अप्रत्यक्ष विधि से। राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। राज्य की विधानसभाएं और सिर्फ कहां पर है विधानसभा? दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, तो दिल्ली और पुदुचेरी, और इन्हीं दोनों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। बाकी सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल हैं। और सभी सदस्य कैसे होंगे? जो निर्वाचित यानी कि वोट के द्वारा चुने गए होंगे। क्लियर? तो ये हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने पर क्या होता है? रिक्त जो पद होता है राष्ट्रपति का वो रिक्त हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे देगा, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होंगे आपके? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा राज्यपाल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसको देंगे? वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जब भी हम संसद के सदन की बात करेंगे तो कौन से सदन आ जाएंगे? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो जब भी सदन आएगा तो आप समझ जाएं संसद का सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अब जैसे हमने कहा कि राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में है। अब अगर हम कहें कि महाभियोग लगाना है, कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हम महाभियोग का प्रावधान दिया हुआ है हमारे संविधान में, तब आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होंगी, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो मैंने पहले ही बताया है कि आप इस तरह से याद रखें कि कौन से सदस्य को कितनी आयु कम से कम चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो लोकसभा के लिए 25, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं तो राज्यसभा का सदस्य के लिए 30, और इसको हम बोलते हैं उच्च सदन। तो 25, 30, और फिर होता है सबसे ऊपर सर्वोपरि राष्ट्रपति होता है, ठीक है, और इसके लिए एज होती है 35। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं 25, 30 और 35, ठीक है। संसद के 3 पिलर, क्लियर। चलिए, वह किसी भी पद पर ना हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो। लोकसभा यानी कि ये वाले सदस्य होने की, निर्वाचित होने की भी योग्यता रखता हो, वही राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं? भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नवत हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति, जितनी भी नियुक्तियां होती हैं लोकसभा अध्यक्ष को छोड़कर, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होती, बाकी जितनी भी, चाहे वो न्यायाधीश की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, कोई भी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो किस किस की नियुक्ति, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तब आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। उनके विभागों का बंटवारा करते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल, उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत क्वेश्चन आता है। उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप जरूर याद रखें, यहीं से क्वेश्चन आपके बनकर आते हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलिए, कानून बनाने की भूमिका, संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सभाओं में पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, जिस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए, फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों के बिना अथवा सुझावों सहित पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को क्या करना? हस्ताक्षर करने होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति मृत्युदंड, अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित और परिवर्तित कर सकता है। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले टॉपिक, ठीक है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपात। 3 तरह के आपात होते हैं, 3 तरह से आपातकालीन व्यवस्था लागू की जाती है। आपातकालीन जो वर्ड है वो यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद होता है?
मैचिंग के लिए भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 352 किस आपात से संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। मैचिंग के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र यानी कि राज्य आपात हो या फिर राष्ट्रपति शासन हो। राज्य आपात तब होगा यानी कि जब कोई राज्य का शासक नहीं होगा, तब राष्ट्रपति शासन पूरे राज्य पर लागू हो जाएगा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो ये होती है जैसे राष्ट्रीय आपत्ति जो पूरे देश पर लगती है 352 के अंतर्गत, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाती है। राज्य आपात में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। 352, 356 +4 करते जाइए। तीसरा जो आपातकाल लगता है वित्तीय संकट के समय लगता है, जिसे कहते हैं वित्तीय आपात, और इसके बारे में अनुच्छेद कौन सा है? 360। तो +4, 352 में +4 किया 356, 356 में +4 किया 360, 52, 56, 60 ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तीनों ही आपातकाल की स्थितियां हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद, जैसे 52 अनुच्छेद किससे संबंध था? 52 अनुच्छेद था राष्ट्रपति से संबंधित। वैसे ही भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए, ये भी हमारे संविधान में कहा गया है, और इनका अनुच्छेद है 63। अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। राष्ट्रपति बड़े भाई, उपराष्ट्रपति छोटे भाई। तो भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही लाइन। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति के स्थान पर काम करेगा? और वो करेंगे हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर होंगे तब वो कोई भी राज्यसभा में सभापति का कार्य नहीं करेंगे, उनकी जगह कौन ले लेगा? उपसभापति। तो जब हम राज्यसभा पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि वहां पर जो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति, पदेन अध्यक्ष, वो उपराष्ट्रपति होंगे। कौन है? वेंकैया नायडू जी। लेकिन अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा और सिर्फ 6 महीने तक ही, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकते हैं। तो 6 महीने में राष्ट्रपति का पद दोबारा से भरना जरूरी होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या हैं? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है, अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पर पहुंच लेते हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। तो 6 माह के भीतर जरूरी होता है कि वह किसी भी सदन, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसका सदस्य बने। यह कैसे पता चलता है कि किसे लोकसभा से बहुमत प्राप्त है? आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। आप कई दलों के नाम जानते होंगे। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। चलिए, प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने अथवा नए मंत्री बनाने की राष्ट्रपति से संस्तुति करता है।
सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो उसे 6 महीने के अंदर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को क्या कहेंगे, विपक्ष कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या काम करते हैं? संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की है। इसके लिए मंत्री परिषद के कई मंत्रालय और विभाग हैं, जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि। मंत्रालय और विभागों में कई हजार लोग काम करते हैं। ये अधिकारी कर्मचारी पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन सब कामों के लिए कई हजार करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं। पूरे खर्च की जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की होती है। संसद का मंत्री परिषद पर नियंत्रण, खर्च और आमदनी का एक अलग मंत्रालय है, जिसे क्या कहते हैं, वित्त मंत्रालय। मंत्री परिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा सांसद यानी कि जो संसद सदस्य हैं, लोकसभा के हों या राज्यसभा के, अन्य प्रकार के भी नियंत्रण रखते हैं। वे मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी जानकारी मांग सकते हैं। मंत्री परिषद किसी सवाल का जवाब देने से या जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता और ना ही गलत जवाब दे सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर एंड होता है। मंत्री परिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण रखती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारे प्रदेश की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से मिलकर बनी है। किसी भी राज्य की कार्यपालिका इन तीनों से मिलकर ही बनी होती है। ठीक है, तो ये राज्य की है। उत्तर प्रदेश क्या है, एक राज्य है। तो राज्य में राजा राज्यपाल होता है, देश में राजा राष्ट्रपति होता है, लेकिन वही नाम मात्र का होता है। वास्तविक शक्तियां जैसे देश में प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं, वैसे ही वास्तविक शक्तियां राज्य में मुख्यमंत्री के हाथों में होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। क्लियर। कौन करेगा, राज्य लोक सेवा, राज्य से रिलेटेड महाधिवक्ता, राज्य विश्वविद्यालय। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य अधिक से अधिक विधानसभा के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं और अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर ये वे 5 वर्ष के पहले भी हट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है और उम्मीद करती हूँ अगर आपको कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको पॉलिटी अगर आपको नहीं आती है तो इन चैप्टर्स के माध्यम से ये पॉलिटी आप समझते जाएंगे। कहीं भी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में जरूर लिखें। और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप कहीं से भी पढ़ें, मेरे चैनल से पढ़ें, किसी और चैनल से पढ़ें, लेकिन SCERT की बुक्स जरूर पढ़ें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।